ओके जी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाँ जी अल्ट्रेशन करने के क्या नुकसान है। लेंथी है थोड़ा चैप्टर बट इजी है ना, क्योंकि चीजें आपसे बहुत ज्यादा फेमिलराइज है, राइट। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हमारी लिमिटेशंस ऑन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस एंड द बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद डिफरेंस करेंगे। चलो तो सबसे पहले आ जाता है लिमिटेशन के ऊपर पॉइंट। लिमिटेशन क्या होती है भाई, कमियां, कि इसके चेंज करने से क्या कमी आ रही है। सिंपल सी बात है, सबसे सहमति लेनी पड़ेगी, सबसे बड़ा तो काम यही है। बोर्ड ऑफ मीटिंग का टाइम जो किसी अदर एक्टिविटी में लग सकता था, अब वो इन कामों में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम स्पेंडिंग भी हो रही है। और दूसरा मेन अगर मुझे लगा, जो कि मैंने रीड आउट किया था, तब वहां पे सबसे बड़ा काम यही है कि सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, सबके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, इतना ज्यादा एक्सपेंसिस फिर होने वाला है। जनरल मीटिंग अटेंड करेंगे, 75% हम वोटिंग पावर लेनी है एक तरफ की, हाँ जी हाँ हाँ कर दीजिए तुम लोग, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, लीगल बाउंड्री जिसे हम कह सकते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस जिसे हम कहेंगे, कि जो गवर्नमेंट ने बोली है, कंपनी एक्ट में बोली है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में भी एक्सप्लेन की गई है कि हाँ जी ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर आपको कोई अल्ट्रेशन करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपको किसी भी तरह का कंपनी एक्ट के रूल रेगुलेशन को कॉन्ट्राडिक्ट ना किया हो, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी तरह का अकाउंट को ब्रीच किया है, किसी भी प्रोविजन को आपने ब्रीच किया है, तो कहीं ना कहीं वो सारा की अल्ट्रेशन आपके लिए इनवैलिड हो जाएगी, परमिशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा, आपका जो अल्ट्रेशन होने वाली है ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मींस की ऐसे काम नहीं होने चाहिए कि जो एमओए के अपोजिट हो या फिर आपकी कंपनी एक्ट के अपोजिट हो। और भाई अब आप करना चाह रहे हो कुछ और इसके अपोजिट है, तो आप तो कर ही नहीं सकते ये चीजें, है ना। तो ये मस्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट, मस्ट ऑलवेज अलाइन विद द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी एंगेज है अपनी आईटी सेक्टर के अंदर, आर्टिकल कांट बी अलाउ इट एंगेज इन द रियल एस्टेट। आर्टिकल ये नहीं कह सकता, मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं हो सकता कि हाँ जी हमारा बिजनेस तो रियल एस्टेट में चलने वाला है, हम रियल एस्टेट में काम करने वाले, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। एमओए कह रहा है कि भाई आईटी सेक्टर में काम करना है, तुम रियल एस्टेट में कैसे कर सकते हो, अपोजिट नहीं हो सकता, पहले ही बोला है। या फिर ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप ऐसी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते जिससे कि पब्लिक के इंटरेस्ट या फिर माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनको दबाने की बारे में बात की जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि उनके अपोजिट जा रही है। जैसे कि होता है ना कि कंपनी के अंदर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनका सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, और जो कि सरासर गलत है, भाई पैसा तो इनका भी लगा हुआ है। माइनॉरिटी क्या होता है, जिनका कम शेयर होते हैं किसी कहीं एरिया में, है ना। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, आप कोई भी ऐसा रूल, ऐसा अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं जो कि आपकी पब्लिक, जो कि आपके माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है उनके अपोजिट हो, या फिर उनके लिए ठीक ना हो, है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं करना आपको, ऐसे अलाउड भी नहीं है। नेक्स्ट है अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी। सबसे 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 मेन पॉइंट कि आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करने की जरूरत है और आपको अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हुज अथॉरिटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर इन्होंने हाँ कर दिया तो चेंजेस होंगे, अगर इन्होंने किसी भी पॉइंट पे इन्होंने मना कर दिया तो आपको दोबारा से फिर अल्ट्रेशन की प्रोसेस को जाना पड़ेगा। सो सिंपल। ओके जी, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है जो कोर्ट ने इम्पोज की गई है, क्या है कि देखो ये तो थे ऊपर जो हमने पढ़ा, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो कानूनी तौर पर आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात की जा रही है आपकी मोरल एथिक्स के बारे में, ठीक है, कि आप जो भी अल्ट्रेशन करेंगे ऐसा नहीं है कि कंपनी के बेनिफिट ही के लिए हो, कंपनी के खुद के पर्सनल प्रॉफिट के, जो टॉप मैनेजर है अपने खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए करें, नहीं, उसे सबको लेकर चलना है। जो भी चेंज कर रहे हैं वो सबको लेकर चलेगा, ये नहीं है कि ऐसी चेंजेस लेके आ रहे, दिखाई कुछ दे रहे, कर कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। समझ में आया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अल्ट्रेशन मस्ट बी इन गुड फेथ, गुड फेथ में होगा, एंड फॉर द कंपनी बेनिफिट, कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप इंटरनली इसको पढ़ लेना, जो मैं आपको समझा रही हूँ ना ये उसी वही चीजें अंदर लिखी हुई, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है हर एक चीज का,
ठीक है। मस्ट बी रिस्पेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। अब यहाँ पे एक कंपनी है, दूसरी तरफ मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है, ये लीगल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में ये हुआ था कि हाँ जी हम आपको क्या करने वाले हैं, 5% फिक्स रेट के ऊपर, हम जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड मिलता है, हर इंटरवल के ऊपर मिलेगा, 5% मिलेगा। भाई कंपनी दे ही नहीं रही है 5% इनको रेगुलर बेसिस पे, कह रही है अब की बार नहीं है नेक्स्ट टाइम, अब की बार नहीं नेक्स्ट टाइम, ऐसे करते करते 2 साल हो गए हैं। तो सरासर गलत है कि आपको अपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था उसके ऊपर टिके रहना है, ये नहीं है कि अपने हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूंगी, कोई कंपनी का जो मेन टॉप मैनेजर है, 3-4 मैनेजर है, वो मान लीजिए इलेक्शंस में जाना चाह रही है, ठीक है। तो इलेक्शन के लिए तो भाई अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, उनको पैसे लगाने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहे हैं, उनकी सैलरी रोके हुए, उनके डिविडेंड रोका हुआ है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को वो ब्रेक नहीं करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करना है कि टाइमली उनको पेमेंट देनी है, ठीक है। किसी भी तरीके के अगर ऐसा कर रहे हैं इस तरीके से लिए, अगर ये कहे ना मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इस तरीके से के लिए चेंज कर रहे हैं, तो सरासर नहीं होने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाता है मस्ट नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट, जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाए, जैसे कि इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर द अफेक्ट द एम्प्लॉय राइट, आप इस तरीके से अल्टर करना चाह रहे हैं जिसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट है उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन उनकी ड्यूटीज बढ़ा रही है, तो गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। फॉर और द डिस्क्रिमिनेट द अनफेयर एंड द कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन, कोर्ट उसको परमिशन ही नहीं देगी भाई, रोक देगी। समझ में आया? चलो, तो ये थे भाई लिमिटेशंस जो कि आपके स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन से और आपके जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन से, आई होप दोनों को समझ में आ गया कि ये तो रूल रेगुलेशन लीगली थे और ये एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, अब यहां पर बात आ जाती है जब कंपनी ना एग्जिस्टेंस में आती है और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी करती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करती है, जितनी भी वो परफॉर्मेंस करती है। अब देखो मेरे बिजनेस को आगे और रन अप करने के लिए मैंने क्या किया, पैसा रेज किया, मैंने क्या किया, मशीनरी ली, मैंने क्या किया, कंप्यूटर लिए, मैंने क्या किया, मेरे क्रेडिटर भी क्रिएट हो गए, तो उनके साथ मेरा क्या हो गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं हो गया कि इन फ्यूचर में कंपनी इनको पेमेंट करेगी, हो गया नहीं हो गया, कहते बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे यही बात की गई है कौन कौन से लीगल फैक्टर्स है जो कि आपको बाइंडिंग करते हैं, मीन्स कि आपको बाउंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मीन्स कि कंपनी को बाउंड करते हैं कि आप किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। सुनो देखो क्या लिखा हुआ है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोथ आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर आवर कंपनी, कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वेयर द बेसिक, जहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या एक्सप्लेन करता है, इंपॉर्टेंट किसके लिए है, फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी बन क्यों रही है भाई वो बताना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, विटल है, किस चीज के लिए वाइटल है, किस चीज के लिए, इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, कि हाँ इंटरनल कैसे काम होगा। बट बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर नॉट अफेक्टेड अंटिल दे आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। भाई जब तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई ये डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएंगे कंपनी के। भाई इसको सबमिट करो फिर कंपनी इसके हिसाब से चलेगी ना। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव अ बाइंडिंग लीगल इफेक्ट्स, किस किस के रिगार्डिंग, भाई मेंबर के रिगार्डिंग, डायरेक्टर के रिगार्डिंग, थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, या फिर किसी कोई डिस्प्यूट्स हो जाए तो उनके रिगार्डिंग। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को देखते हैं कि जो कंपनी होती है अपने मेंबर्स के लिए किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं काफी देर से इस एक पॉइंट को एग्जांपल को समझा रही हूँ, अब कहीं ना कहीं ये इसको हेल्प करेगा इस सब चीजों को समझाने में, कि देखो जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा रेज करती है ना, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ घोटाले ना यही होती है, कंपनी पैसा तो रेज कर लेती है, अब जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि हाँ जी आपके पैसे का यूज यहाँ होगा, बट कंपनी वहां करती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास प्रॉपर राइट है, मेंबर्स हैं उनके पास प्रॉपर राइट है कि उनके पास जो राइट जो उनके पास जो भी उनका जो पैसा था जिस पर्पज के लिए यूज होना था वो वहां नहीं हो रहा है, तो उस टाइम वो कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट का, इवन मैं कहूँ कि उनके फंड का अलग जगह प्रयोग हो रहा है। तो देखो क्या लिखा, बोथ MOA एंड AOA आर द लीगली बाइंडिंग ऑन द ऑल द शेयर होल्डर। The company also is the bound by the provision of the article to its member. If the company does an act which is against the provision of the memorandum of association and article which damage the interest and the right of any members, the member is entitled to sue on the company. कंपनी के ऊपर क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, और फिर कंपनी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि हाँ जी आंसर देना पड़ेगा कि हाँ ऐसा भाई आपके शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि मान लो आपने इनको सैलरी नहीं दी, आपको इन्होंने कमीशन नहीं दिया, आपने इनको क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, आप इनके पैसे को कहीं और यूज कर रहे हो। अगर किसी ने भी केस कर दिया कंपनी के ऊपर तो कंपनी को उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। समझ में आया? आंसरेबल कौन होगा, कंपनी होगी। एनी शेयर होल्डर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी फॉर द स्टॉपिंग इट टू डू एनीथिंग विच इज टू बी अल्ट्रा वायरस। मीन्स कि अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट आएगा, कभी कहेंगे अभी नहीं समझाया, मैं वैसे थोड़ा बता देती हूँ। जब कंपनी अपनी बाउंड्री से बाहर होकर जब काम करती है ना, ऐसी एक्टिविटीज को अल्ट्रा वायरस कहते हैं। ठीक है, कि आप अपनी बाउंड्री से बाहर होकर काम कर रहे हैं और कोर्ट में केस किया है, तो कोर्ट ये कहती है कि भाई आगे से इस तरीके की एक्टिविटी मत कीजिए, इस तरीके की एक्टिविटी आप स्टॉप कर दीजिए। समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके बीच में कि कोई भी किसी भी टाइम मुकर सकता है फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है? डायरेक्टर जितनी मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ पे बताया कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम क्यों, एक सेकेंड मैं अभी बताती हूँ, हमने यहाँ देखा था अपॉइंटमेंट और द पावर ऑफ डायरेक्टर। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो कंटेंट था, सब्जेक्ट मैटर था, हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। ये भी इसमें मेंशन होता है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो डायरेक्टर है उसकी क्या लायबिलिटी होने वाली है, क्या ड्यूटी होने वाली है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, क्या पोजीशन होने वाली है, कितना रेमुनेशन मिलेगा, हर एक चीज लिखा होता है। डायरेक्टर कभी भी अपनी पावर से हटकर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और उसको बोला है ना कि आप कंपनी के अंदर जैसे कि कांट बी टेक द लोन अबव द 10 करोड़, कि आप 10 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। तो डायरेक्टर्स क्या नहीं कर सकता, 20 करोड़ का लोन या फिर 10 करोड़ से ऊपर का लोन अप्रूव भी नहीं कर सकता। कि हाँ अगर कंपनी के अंदर कोई पर्सन ले रहा है कंपनी के नाम पर तो अप्रूवल नहीं देना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी बनती है कि भाई हर डॉक्यूमेंट को बिल्कुल चेकआउट करके ही साइन करें। कंपनीज एंड द आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब कौन है भाई? थर्ड पार्टी जो बाहर है, कंपनी के इंटरनली मेन काम वर्किंग नहीं है, बाहर वाली काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंपनी के साथ कंपनी का कोई रिलेशन होगा? कहते कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है ऐसे के साथ। भाई ऐसा क्यों? भाई अगर कंपनी उनके साथ एक्सटर्नल के साथ भी एज ए मानने लगी, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, इवन वो कंपनी के मेंबर नहीं है, तो भाई जिसका मन करेगा वही कोर्ट केस करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तो कोर्ट के अंदर जो रेड हेयरिंग वाला सिस्टम होता है ना, वो मतलब केस के ऊपर केस, केस के ऊपर केस, केस के ऊपर ऐसे हजारों केस हो जाएंगे। भाई इसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? समझ में आ रहा है? तो जितने भी आउटसाइडर होते हैं, थर्ड पार्टी होती है जो कि कंपनी के मेंबर नहीं है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि हाँ आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप आपको दिखाया गया है, नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सप्लायर हो गया, लेंडर हो गया, कस्टमर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ही मतलब ये इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि AOA डज नॉट बाइंड आउटसाइडर के साथ किए गए कॉन्टेक्स्ट के साथ या फिर कोई लेन देन के साथ कैसा हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं। आप इंटरनली मेंबर के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आउटसाइडर के साथ नहीं बनती। नेक्स्ट कहते हैं कि मेंबर वर्सेस मेंबर डिस्प्यूट्स। अरे वाह, कितना ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना इस बात को कि मेंबर वर्सेस मेंबर डिस्प्यूट्स। पता है क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो रहा था, कंपनी गलत कर रही थी, इन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया। क्या कोई मेंबर आपस में केस कर सकता है? नहीं कर सकता। वही फिर बात आ जाती है, ऐसे फिर केस के ऊपर केस आने लग जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द शेयर होल्डर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, झगड़ा मतलब कोई भी बात हो रही है, ठीक है, कोर्ट कैन एनफोर्स द AOA रूल। कोर्ट ये कहेगी कि हाँ जी AOA के रूल को फॉलो करें। नो मेंबर इज अलाउड टू सू अनदर डायरेक्टली फॉर एनी रॉन्ग डन टू द कंपनी
और टू रिकवर एनी मनी अलाइन टू द ड्यू टू द कंपनी। पता है क्या कह रहे हैं, किसी भी मेंबर्स को अलाउड नहीं है कि वहां डायरेक्टली किसी के ऊपर कंपनी के अंदर आपस में गलत करने पर वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। ऐसा कोई अलाउड नहीं है, ठीक है, मेंबर्स को अलाउड नहीं है। इन सच ए सिचुएशन ओनली द कंपनी हैज अ राइट टू बी इशू। कंपनी को राइट है कि हाँ किसी मेंबर के ऊपर केस कर सकते हैं, बट आपस में मेंबर नहीं कर सकते भाई। इफ द कंपनी इज बीइंग वाइंड अप, अगर कंपनी खत्म हो जाती है, बंद हो गई है, क्लोज हो गई, सारी ट्रांजेक्शन अब नहीं करती, कंपनी के नाम पे नहीं होती, सूट कैन बी फाइल्ड बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो उस दौरान जब कंपनी बंद होती है ना, तो एक स्पेशल लिक्विडेटर होता है। लिक्विडेटर होता है जो कंपनी को लिक्विडेट करने का काम करते हैं, खत्म करने के लिए बुलाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ना स्पेशल पर्सन बुलाए जाते हैं। वो वाइंडिंग अप के टाइम ना क्या होगा, कंपनी के बेस पर लिक्विडेटर मेंबर्स के ऊपर कर सकते हैं, बट आप नॉर्मल मेंबर के ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। इफ द शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट फॉर द कॉल, ओनली द कंपनी कैन शो हिम, बिकॉज इफ ऑल द मेंबर्स कैन द शो द डिफॉल्टर। अगर सारे के सारे मेंबर, मतलब मान लो जो मेरी कंपनी के अंदर 1000 मेंबर है, उसमें से 500 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पैसा नहीं दिया कंपनी के, तो लिक्विडेटर इन 500 के ऊपर केस दर्ज कर सकता है। किसके बेस पे, कंपनी के बेस पर। क्या 1000 व्यक्ति केस दर्ज करेंगे इन 500 के नाम पे? तो भाई ऐसे तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ द केसेस आ जाएंगे और कंपनी के अंदर बिल्कुल मतलब कोर्ट के अंदर बिल्कुल तहस नहस वाला काम सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसा तो इसलिए अलाउड नहीं है कि मेंबर्स के ऊपर केस कर सके, बट हाँ कंपनी मेंबर्स के ऊपर कर सकती है, फिर कंपनी के बेसिस पे लिक्विडेटर मेंबर के ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। समरी वही बात अब रीड करना, जिससे कि पूरी चैप्टर मतलब जो टॉपिक है पार्ट 4 जो है हमारा, ये समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या किया है, लिमिटेशन डिस्कस की है, बाइंडिंग फोर्सेस डिस्कस की है। क्या इतना समझ में आया आपको? बिल्कुल आया होगा समझ में। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।